नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज शिव की नगरी काशी अपने सबसे खास मेहमान के स्वागत के लिए पलके बिछाए इंतजार कर रही है। वक्त ही कुछ ऐसा है क्योंकि 8 महीने के बाद वाराणसी के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां आ रहे हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को पीएम हरी झंडी भी दिखाने वाले हैं, जिसमें मशहूर रुद्राक्ष भवन का उद्घाटन भी होगा। काशी वाले इतने खुश हैं कि गंगा घाट पर पीएम मोदी के नाम से विशेष आरती तक उतारी गई। करीब 8 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने चुनावी क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। अपने सांसद के स्वागत के लिए काशी भी सज धज कर तैयार हो चुकी है। जिस गंगा को वो अपनी मां समान मानते हैं, उसी गंगा के 80 घाट पर प्रधानमंत्री के नाम से विशेष आरती हुई, जहां उनकी तस्वीर को घाट की सीढ़ियों पर सम्मान के साथ रखा गया और फूलों से वेलकम लिखा गया। जी हां, स्वागत बिल्कुल बनारसिया स्टाइल। ये गंगा जी आरती का हम लोगों ने प्रयोजन रखा हुआ है उनके स्वागत के लिए, और जो काशी के लिए वो अपना दान देना चाहते हैं, जो काशी की जनता को इसका लाभ देना चाहते हैं, तो भगवान करे गंगा माई के आशीर्वाद से उनका कार्य सिद्ध हो, उनका आगमन सिद्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी के पास भी सौगातों का पूरा पिटारा है, जिसे वो काशी में खोलने वाले हैं। पीएम मोदी काशी में 5 घंटे रहने वाले हैं और इन 5 घंटों में मोदी 15 अरब से ज्यादा रुपयों की सौगात काशी को सौंपने वाले हैं। आज पीएम मोदी करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11 बजे के करीब मोदी हेलीकॉप्टर से BHU IIT खेल में मैदान में जनसभा स्थल में पहुंचेंगे। यहीं पर मोदी 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। इसके बाद मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। मोदी के इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम BHU के अस्पताल में बने मातृ शिशु केंद्र में है, जहां पर वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। इसके बाद मोदी BHU IIT मैदान के हेलीपैड से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 11 बजे BHU के एक जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1583 करोड़ रुपए है। उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, उसका भी लोकार्पण करने का काम 15 जुलाई को कर रहे हैं। IIT खेल मैदान में ही पीएम मोदी 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। इस सभा में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वाराणसी में कार्यक्रम है, उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसभा का आयोजन है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस के साथ पब्लिक के बीच में लोकार्पण और शिलान्यास वाराणसी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के किए जाएंगे। उस कार्यक्रम को BHU के IIT ग्राउंड में रखा गया है, जो बहुत ही खुला हुआ ग्राउंड है और जहां पे सारे सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा सकता है। पीएम मोदी काशी को जो सबसे बेशकीमती सौगात भेंट करने वाले हैं, वो है ये शानदार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो रंग बिरंगी रोशनी में और भी दमक रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को जापान ने भारत के साथ मिलकर बनाया है। ये कन्वेंशन सेंटर 13,096 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 1200 लोगों के बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। कन्वेंशन सेंटर को बनाने में 186 करोड़ रुपए की लागत आई है। मोदी यहाँ रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के राजदूत भी मौजूद रहेंगे, जबकि जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे। ये है रुद्राक्ष सेंटर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उनके साथ
जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जापान के सहयोग से ये रुद्राक्ष सेंटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ये बना है और इसकी खूबसूरती, इसके भीतर लगी तकनीक, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अत्याधुनिक हैं। इसकी वजह बता दें कि जब शिंजो आबे 2015 में वाराणसी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनके साथ गंगा की लहरों की सैर की थी, तभी इसकी रूपरेखा तय की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें ट्वीट की और लिखा, वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के उद्घाटन के लिए मुझे खुशी हो रही है। जापान की सहायता से बना ये अत्याधुनिक केंद्र वाराणसी को सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक स्थल बना देगा। साथ ही ये सैलानियों और व्यापारियों को भी आकर्षित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे में रत्ती भर की कोई बाधा न आए, इसके लिए खुद सीएम योगी ने मंगलवार को ही वाराणसी जाकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पर ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब 8 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पीएम मोदी का काशी का ये दौरा यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। भले ही दौरा सिर्फ काशी का है, लेकिन इसका संदेश पूरे राज्य में जाने वाला है। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। हर महादेव। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगामी संसद सत्र में पार्टी नेताओं के साथ खास रणनीति बनाई है। बुधवार को कांग्रेस रणनीतिक समिति की बैठक में लोकसभा और राज्यसभा में एकजुट कांग्रेस के मंत्र के साथ साथ समूचे विपक्ष को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया है। सोनिया ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तालमेल बनाने का जिम्मा दिया है। मौका भी है और दस्तूर भी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने का एक्शन प्लान बनाने में जुट गई हैं। बुधवार को सोनिया ने कांग्रेस की रणनीतिक समिति के साथ एक खास बैठक की। बैठक में तय हुआ कि कांग्रेस न सिर्फ संसद में एकजुट नजर आए, बल्कि पूरे विपक्ष के साथ तालमेल रखने की खास कोशिशें करे। और इस रणनीति के पॉइंट पर्सन बनाए गए हैं वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा पर ध्यान देने को कहा है और उन्हें निर्देश दिया है कि वो विपक्षी दलों से लोकसभा में भी लगातार बात करते रहें। गौरतलब है कि बीते संसद सत्रों में कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की दूरी को पार्टी ने महसूस किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लग रहा है कि मॉनसून सत्र में पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चलने में टीएमसी का साथ जरूरी है। कांग्रेस की रणनीतिक समिति से सोनिया गांधी ने संसद में फ्लोर मैनेजमेंट पर खास जोर देने की ताकीद भी की है। साथ ही ये भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के स्टैंड्स में कोई विरोधाभास न दिखे, इसे लेकर पार्टी सतर्क रहे। पार्टी नेताओं के सामने सोनिया गांधी ने बीते संसद सत्र के उन मौकों को याद दिलाया है जब लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस के रवैये में अंतर रहा है। कुल मिलाकर सोनिया गांधी 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस की मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष की अगुवाई का जो रोल कांग्रेस अपने लिए तलाश रही है, उसे खुद उसके सहयोगियों से झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रही शिवसेना के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सामने रखने का दांव चल रहे हैं। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ये देश के सबसे बड़े नेता है। उनका पार्टी का संगठन जमीन पर है और उनके सामने जो कांग्रेस पार्टी है, बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। सभी विपक्ष दल ने एक साथ आकर एक नेता अपना चुनना चाहिए। जिस दिन ये सभी लोग एक साथ आकर एक नेता चुनेंगे, वो देश का नेता बन जाएगा। कौन हो सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। नॉलेज है आपकी जानकारी में? ना, मुझे तो लगता है कि आज सबसे सीनियर नेता शरद पवार साहब है, जिनको सब लोग चाहते हैं। जो लोग आज यूपीए में भी नहीं है, एनडीए में भी नहीं है, वो लोग भी चाहेंगे कि शरद पवार साहब के हाथ में नेतृत्व इस फ्रंट का होना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक चुनौती कैसे और किससे मिलती है, ये विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। शरद पवार जैसे सहयोगियों की मौजूदगी में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस को विपक्ष की धुरी बनाने की सोनिया की कवायद कितनी सफल होती है, इसका प्रयोग आगे की राजनीति तय कर सकता है। दिल्ली से अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने हालांकि अपने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने की चर्चाओं को विराम दे दिया है। उन्होंने इस तरह की चर्चा को निराधार बताया है और कहा है कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से उनकी इस बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। पिछले कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2024 के लिए विपक्ष को मोदी के खिलाफ साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हाल ही में शरद पवार और राहुल गांधी से मिले हैं, पर इसके बाद अचानक चर्चा शुरू हो गई कि प्रशांत किशोर शरद पवार की राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए काम कर रहे हैं। अगर बीजू जनता दल के नवीन पटनायक विपक्ष के साथ आ जाएं, तो प्रशांत किशोर के मुताबिक बात बन सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव अगले साल होना है, पर शरद पवार ने खुद आगे बढ़कर इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। शरद पवार ने आज तक के साहिल जोशी से कहा, ये बिल्कुल निराधार है कि प्रशांत किशोर ने मुझसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की। इसका सवाल ही नहीं उठता। मुझे नहीं पता कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने क्या गणित लगाया है। मेरी उनसे गैर राजनीतिक मुलाकात थी और उसमें सामान्य बातें हुई। 2024 को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया कि विपक्ष के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। जब तक चेहरा ना हो, विपक्ष की बात नहीं बनने वाली और ये चेहरा शरद पवार हो सकते हैं। इस देश के राजनीति में अगर आप सत्ताधारी पार्टी छोड़ दीजिए, मैं विरोधी पार्टी की बात कर रहा हूं, सत्ताधारी पार्टी से ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज विरोधी पार्टी में बैठे हैं। हर स्टेट में एक एक बादशाह बैठा है, हर स्टेट का बादशाह है। ममता जी है वहां, शरद पवार साहब है, चंद्रा बाबू है, लालू यादव जी है, अखिलेश जी है। ये तो अपने राज्य में बड़े बड़े नेता है और अपनी उनकी जमीन पर मजबूती से खड़े हैं। अब ये सब एक साथ आना बहुत मुश्किल था और है आज भी। और आने के बाद नेता कौन, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये फ्रंट का नेता कौन, ये पहले तय होना चाहिए। आज मोदी जी के सामने अगर आपको लड़ना है तो एक चेहरा चाहिए। संगठन है सबका नीचे, बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत संगठन है हमारा सबका। प्रशांत किशोर के उद्धव ठाकरे, जगन रेड्डी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और स्टालिन जैसे मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विपक्ष को एक साथ जुटा पाने की कोशिश उनके लिए थोड़ी आसान हो सकती है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस को साथ लाने की। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार भी मानती है कि महंगाई बढ़ी है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर, आपको हम बता दें, 28% कर दिया है। केंद्र के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ 11% का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। तो यानी कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने में 34,400 करोड़ अतिरिक्त लगेंगे सरकार को। हालांकि जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद राजस्थान में भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि यानी सरकार भी मान रही है कि महंगाई बढ़ा है। तो आपको हम बता दें कि एक बड़ी सरकारी कर्मचारियों की है, उस तक तो ये फायदा पहुंचेगा, लेकिन करोड़ों भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिनके हिस्से भत्ता नहीं, सिर्फ महंगाई ही आती है। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ, इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है।
यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।